Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from Prep Ladder. Hello and welcome to Prep Ladder. Welcome to our daily quiz discussion. Let's get started and come to our first question. तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ 22 रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल लैंग्वेजेस। इनमें से कौन सा शेड्यूल ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस की सूची है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। ओके और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है? क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे क्लास 10 तक हिंदी को कंपलसरी कर दिया जाएगा। ऑलराइट और यहाँ पे एक बार हम शेड्यूल्स की भी बात कर लेते हैं। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे और अभी कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। तो जो बाद के 4 शेड्यूल हैं उसको डिफरेंट अमेंडमेंट्स ने ऐड किया था। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किस अमेंडमेंट ने किस शेड्यूल को ऐड किया था। जैसे जो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। ओके और जो 10th शेड्यूल है विच इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, इट वाज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और जो 11th शेड्यूल है वो पंचायती राज से रिलेटेड है, इसको 73rd अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था 92 में। और जो 12th शेड्यूल है विच इज रिलेटेड टू द म्यूनिसिपैलिटीज, इसको 74th अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया था। ऑलराइट और अभी हम यहाँ पे 8th शेड्यूल के बारे में थोड़ा डीपली बात कर लेते हैं। 8th शेड्यूल में 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनली इस शेड्यूल में कुछ लैंग्वेजेस जो आज हैं वो नहीं थी, उसको डिफरेंट अमेंडमेंट ने ओवर द टाइम ऐड किया है। तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस अमेंडमेंट ने किस लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंसर्ट किया था, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 1967 में 21st अमेंडमेंट होती है और ये अमेंडमेंट सिंधी लैंग्वेज को ऐड करती है 8th शेड्यूल में। उसके बाद 92 में 71st अमेंडमेंट इंसर्ट करती है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 लैंग्वेज को ऐड करती है 8th शेड्यूल में। उसके बाद 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली को ऐड किया जाता है बाय 92nd अमेंडमेंट। ऑलराइट और रिसेंटली 2011 में क्या हुआ था, उड़िया जो कि ओरिजिनली 8th शेड्यूल का पार्ट थी बट उसका नाम उड़िया था, तो जो उसका नाम है वो उड़िया कर दिया गया है 96th अमेंडमेंट ने। एंड फ्रेंड्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर कि यहाँ पे एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के टाइम पे इंडिया में कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि ये पूछा जा चुका है कि फर्स्ट अमेंडमेंट के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इंडिया में कौन थे। ऑलराइट तो जो 21st अमेंडमेंट है उसके टाइम इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद 1992 में श्री पीवी नरसिम्हा राव, ऑलराइट और 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और 96 अमेंडमेंट जो 2011 में हुई है, इस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड था। अभी हम हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो जो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है कि हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी। तो जो गुलामगिरी बुक है वो किसने लिखी है? और जो इसका राइट आंसर है वो है बी, महात्मा ज्योतिबा फूले। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है? बिकॉज 11 अप्रैल को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी ने इनकी बर्थ एनिवर्सरी में इनको ट्रिब्यूट पे किया है। तो हम यहाँ पे ज्योतिबा फूले के बारे में और ज्यादा देख लेते हैं। ज्योतिबा फूले ऑर्गेनाइज्ड अ पावरफुल मूवमेंट अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन एंड ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, ऑलराइट एंड ही फाउंडेड सत्याशोधक समाज इन 1873। तो मॉडर्न इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसे रिफॉर्मर्स हैं, तो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, तो उनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कौन से रिफॉर्म मूवमेंट को किसने लॉन्च किया था, किसने ऑर्गेनाइज किया था और उस रिफॉर्म मूवमेंट ने कौन से एरियाज को कवर किया था। तो ये भी हमें याद रखना है कि जो सत्याशोधक समाज है इसको महात्मा ज्योतिबा फूले ने ऑर्गेनाइज किया था। क्यों ऑर्गेनाइज किया था वो भी हम लोग देख लेते हैं। द मेन एम्स ऑफ द मूवमेंट वर सोशल सर्विस, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग विमेन एंड लोअर कास्ट पीपल। ओके और जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहला है सार्वजनिक सत्याधर्मा, ये भी एक इनका इंपॉर्टेंट वर्क है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा गुलामगिरी तो क्वेश्चन में था और जो गुलामगिरी है उसने काफी ज्यादा मासेस को इंस्पायर किया है टू राइज एंड टू बेटर देयर लाइफ।
ऑलराइट। और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, तो जो उनकी वाइफ थी सवित्री फूले, ऑलराइट, उन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन ऑल दीज रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सावित्री बाई फूले के कौन से वर्क्स हैं, जैसे ज्योतिबा फूले के हैं सार्वजनिक सत्यधर्म और गुलामगिरी। प्लीज इसे कमेंट में आप बताइएगा मुझे। और अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पिनाका रॉकेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन देख लेते हैं। पिनाका MK1 rocket system is the upgraded version of Pinaka variant which has been in service with the Indian Army for the last decade. Statement 2, Pinaka rocket system is a multi-barrel rocket system which is named after Lord Shiva's bow. तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी। दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बार पिनाका रॉकेट्स भी दिखा देता हूं। ये पिनाका रॉकेट्स हैं। ओके, तो एक बैटरी के अंदर यहाँ पे 12 रॉकेट्स होते हैं। ओके, ये अभी हम इसको और थोड़ा डीपली कवर करेंगे कि ये कितने टाइम पे कैसे फायर होते हैं, वो सारा एक्सप्लेनेशन में है। जस्ट मैं आपको यहाँ पे पिनाका रॉकेट्स दिखा रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि रिसेंटली जो पिनाका का जो इनहांस सिस्टम है, दैट इज EPRS एंड ADM रॉकेट सिस्टम, उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है DRDO ने। कहां पे? पोखरण फायरिंग रेंज। और जो ये पोखरण फायरिंग रेंज है ये राजस्थान में, यहीं पे हमने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और यहीं पे इंडिया ने थर्मोन्यूक्लियर डिवाइसेस को 1998 में अंडर मिशन शक्ति डेटोनेट किया था पोखरण में। ऑलराइट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ऑलराइट, और पिनाका रॉकेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पिनाका रॉकेट इज अ मल्टी बैरल रॉकेट। तो एक बैटरी के अंदर 12 रॉकेट होते हैं। ओके, विच इज नेम्ड आफ्टर लॉर्ड शिवास बो एंड इट इज डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी। ऑलराइट, और एक सेल्वो के अंदर 12 रॉकेट्स को फायर किया जा सकता है और ये 12 रॉकेट्स फायर होने में 44 सेकेंड्स लगते हैं। और जो अभी अपग्रेडेड वर्जन है दैट इज EPRS एंड ADM, उनकी जो ओरिजिनली रेंज थी वो 38 किलोमीटर्स थी, बट उनकी रेंज को अभी इनहांस कर दिया है, दैट इज 45 किलोमीटर्स। और ये जो पिनाका रॉकेट्स हैं इसको सबसे पहले कारगिल वॉर के टाइम पे यूज किया था, जब पाकिस्तानी आर्मीज ने और इनफिल्ट्रेटर्स ने हाई पीक्स को ऑक्यूपाई कर लिया था, तब इंडियन आर्मी ने पिनाका रॉकेट्स को यूज किया था कारगिल वॉर में सबसे पहले टाइम। ऑलराइट, तो जो ये है हमारा ये थर्ड क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी। अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5-day कल्चरल फेयर माधवपुर मेला वाज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो माधवपुर मेला है वो इंडिया के किस स्टेट में हुआ है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, गुजरात। गुजरात में माधवपुर मेला होता है। ऑलराइट, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है? क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है श्री रामनाथ कोविंद, इन्होंने माधवपुर मेला को इनोग्रेट किया है गुजरात में। और उन्होंने बोला है कि जो माधवपुर मेला है इज अ फेस्टिवल ऑफ यूनाइटिंग पीपल ऑफ द कंट्री थ्रू फीलिंग्स एंड माधवपुर मेला बिगिंस ऑन रामनवमी, द डे मार्किंग द बर्थ ऑफ लॉर्ड रामा एज पर हिंदू लूनर कैलेंडर। तो जो रामनवमी है, जिस दिन भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है, उस दिन ये मेला ऑर्गेनाइज होता है। और ये जो माधवपुर मेला है गुजरात का, इट शेयर्स कनेक्शन टू द मिश्मी ट्राइब ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो जो हिमालयाज हैं, हिमालय की जो रीजनल वेरिएशंस हैं, स्पेशली शिवालिक्स, तो जो उनके नाम है वो लोकल ट्राइब के नाम के ऊपर बेस्ड है। जैसे अरुणाचल में अभीर, मीरी, मिश्मी, डाफला, तो ये जो सारे के सारे रीजनल माउंटेन्स हैं शिवालिक्स, ये वहाँ के लोकल ट्राइब्स के ऊपर हैं। तो एग्जाम में लोकेशन इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, तो वो आपको बोल सकता है कि जो ये डाफला, मीरी, मिश्मी, अभीर है, इसको ईस्ट टू वेस्ट की सीरीज में लगाओ। ऑलराइट, जो यहाँ पे जो हिल्स हैं इन नॉर्थ ईस्ट में, पटकाई बम से लेके नागा हिल्स तक, उनको भी वो आपको सीरीज में लगाने को बोल सकता है, नॉर्थ टू साउथ की। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है। ऑलराइट, और जो यहाँ पे मिश्मी ट्राइब्स हैं वो अपनी एंसेस्ट्री को ट्रेस करते हैं किंग भीष्मक के साथ, थ्रू हिम टू हिज डॉटर रुक्मणी एंड लॉर्ड कृष्णा। तो जो मिश्मी ट्राइब है अरुणाचल के, उनका भी इस मेले के साथ कनेक्शन है। ऑलराइट, और ये जो फेस्टिवल है, it celebrates the immortal journey which Rukmani undertook from Arunachal to Gujarat with Lord Krishna. Bhishmanagar, located near Roing in the lower Dibang Valley
ऑल्सो फाइंड मेंशन इन कालिका पुराना। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एमपीसी के तहत करेक्ट नहीं है। पहली स्टेटमेंट है कि जो एमपीसी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर आरबीआई एक्ट 1934। सेकंड, इसके अंडर 6 मेंबर हैं एमपीसी के इंक्लूडिंग द चेयरमैन। और थर्ड, इट डिटरमिन्स द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट to achieve inflation target and the finance minister is the chairman of MPC। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो एमपीसी का चेयरमैन नहीं है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है? बिकॉज रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी हैज केप्ट की पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड अ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी विच विल बी अ फ्लोर रेट। तो जो अभी एमपीसी की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने जो की पॉलिसी रेट्स हैं उनको चेंज नहीं किया है। ईसीबी है जो यूरोपियन कमर्शियल बैंक है, उसने भी अपने जो की इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको चेंज नहीं किया। इसकी वजह से अब यूरो के रेट में भी अभी इसके तहत काफी फ्लक्चुएशन आई हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि जो मॉनिटरी पॉलिसी है और फिस्कल पॉलिसी है ये क्या है। तो जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो मॉनिटरी पॉलिसी है, मॉनिटरी पॉलिसी इज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी लेड डाउन बाय द सेंट्रल बैंक विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और ये क्या अचीव करना चाहते हैं? इसके तहत ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। और जो मॉनिटरी पॉलिसी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये 2014 में बनी थी, ऑलराइट। और इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया एंड इंसर्टेड आर्टिकल डीलिंग विद द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का। और मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन, ओके। एंड 3 आर द ऑफिशियल्स ऑफ आरबीआई एंड 3 आर एक्सटर्नल मेंबर ऑफ which is nominated by the government of India, all right। तो MPC क्या करती है? MPC determines the policy interest rate required to achieve the inflation target which is 4 ± 2, all right। तो ये जो हमारा है ये हमारा 5th क्वेश्चन से रिलेटेड था। So this is all about our today's quiz, and for more videos you can download the PrepLadder app. Thank you, I'll see you tomorrow।